दोस्तों यूं तो हमेशा डकैतों की दुनिया में पुरुष डाकू का ही दबदबा देखा गया है, लेकिन 1980 के दशक में एक महिला डाकू ने अपने आतंक का ऐसा मंजर कायम किया था कि पूरा चंबल बस उसके नाम भर से कांप जाता था। चंबल के बीहड़ों में उसका राज चलता था, जहां एक दिन भी उसके इशारे के बिना नहीं हिल सकता था। उसके नाम की इस कदर दहशत थी कि जिस इलाके से उसका गैंग गुजरता वहां मातम छा जाता, घरों के दरवाजे बंद हो जाते, लोग काम करना छोड़ देते, ऐसा लगता मानो पूरे इलाके में किसी ने कर्फ्यू लगा दिया हो। लेकिन सबसे हैरत की बात ये थी कि उस महिला ने डकैतों का ये रास्ता खुद नहीं चुना, बल्कि हालातों ने उनको इस राह पर लाकर खड़ा कर दिया। मात्र 11 साल की उम्र में उनकी 45 साल के अधेड़ आदमी से शादी कर दी गई थी, जिसने दिन रात उनका यौन शोषण किया और आखिर कैसे सरेआम दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतार देने वाली फूलन देवी आगे चलकर देश की सांसद बन बैठी। फूलन जब खुद अपने गैंग की सरदार बनी तो उन्होंने बेमही गांव के 22 ठाकुरों को मारकर अपने साथ हुए जुल्म का बदला लिया। आखिर कौन थी वो फूलन देवी, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। The Robin Hood of Chambal, Phulan Devi, known for her brand of biblical justice. फूलन जब खुद अपने गैंग की सरदार बनी तो उसने बेरमई गांव के 22 ठाकुरों को मारकर खुद के साथ जुल्म का बदला ले लिया। However, her story of becoming the bandit queen is rarely ever discussed. आखिर कौन थी फूलन देवी? फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के एक छोटे से गांव गोराहा का पूर्वा में एक दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवी दीन था, जो मल्लाह जाति से बिलोंग करते थे। फूलन के अलावा परिवार में उनकी 3 बहनें और एक भाई था। फूलन देवी उस वक्त केवल 10 साल की थी, लेकिन फिर भी वो अपने चाचा के विरोध में डट कर खड़ी हो गई। उन्होंने अपनी बड़ी बहन रुकमणी के साथ अपने पिता की छीनी गई जमीन पर जाकर धरना दे दिया और अपने चाचा पर जमीन लौटाने का दबाव बनाने लगी। इस बात से गुस्सा होकर फूलन देवी के चचेरे भाई मायादीन ने उन्हें बुरी तरह पीटा, लेकिन फूलन देवी तब तक विरोध करती रही जब तक कि वो लात, घूंसों और ईंट की मार से बेहोश नहीं हो गई। फूलन देवी के पति ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वो उसकी पत्नी नहीं बल्कि बाजार से खरीदी हुई कोई चीज हो। वो 11 साल की फूलन का जबरदस्ती यौन शोषण करता और बात बेबात उसे बुरी तरह मारता पीटता। दिन, हफ्ते, महीने और फिर साल बीतते गए, लेकिन फूलन की तकलीफें खत्म नहीं हुई। गांव में बदनामी होने लगी। माँ ने गुस्से में ये तक कह दिया कि वो उनके घर पर कलंक है और उसे किसी कुएं में डूबकर मर जाना चाहिए। इतना ही काफी नहीं था कि जमीन की वजह से फूलन की एक बार फिर उनके चचेरे भाई से लड़ाई हो गई, जिस कारण उन्हें मजबूरन अपने पति के घर वापस लौटना पड़ा। वहाँ जाकर पता चला कि उनका पति पुत्तीलाल किसी दूसरी लड़की से शादी कर चुका है। फूलन के वहाँ पहुँचने पर उसने और उसकी दूसरी पत्नी ने उनकी खूब बेइज्जती की और घर से भगा दिया। उनके मायके लौटने से सबसे ज्यादा परेशान उनका चाचा था। चाचा ने उनसे छुटकारा पाने के लिए इस बार फूलन को वहाँ के डकैतों के हवाले करने का फैसला किया। एक दिन डकैतों का एक झुंड फूलन को उनके घर से उठाने के लिए आ गया। उन डकैतों का मुखिया बाबू गुर्जर था, जो फूलन को देखते ही उनके रूप पर मोहित हो गया। बाबू गुर्जर फूलन के साथ गुलामों की तरह पेश आता। उसने कई बार फूलन का यौन शोषण किया। पहले से ही मायके और ससुराल के अत्याचारों से परेशान 16 साल की फूलन के लिए ये नया जुल्म था। लेकिन इसी गैंग में एक डकैत था, विक्रम मल्लाह। विक्रम को फूलन के साथ हुए पुराने अत्याचारों के बारे में भी पता था, इसीलिए उसके दिल में फूलन देवी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था और उसे अपने सरदार का उनके प्रति ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसीलिए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर बाबू गुर्जर को मार डाला और खुद गैंग का नया सरदार बन गया। विक्रम मल्लाह ने फूलन को डकैतों की कई तकनीकें सिखाई। फूलन देवी की जिंदगी यहाँ से बिल्कुल बदलने वाली थी। उन्होंने माथे पर एक लाल कपड़ा बांधते हुए हथियार अपने हाथ में ले लिए थे और गुलामी की जिंदगी को पीछे छोड़ दिया था। उनकी जिंदगी में ये बड़ा बदलाव था। विक्रम मल्लाह का गैंग देवरिया, कानपुर और उरई जैसे इलाकों में लगातार अपनी पोजीशन बदलता रहा। इससे फूलन का नाम निचले तबके के लोगों में पॉपुलर होने लगा और कुछ लोगों ने उन्हें दस्यु सुंदरी का नाम भी दे दिया। इसके बाद फूलन देवी ने अपने पति से बदला लेने के मकसद से उसके गाँव पर दिन दहाड़े अटैक कर दिया और सबके सामने उसे चाकू मार मार कर अधमरा कर दिया। इसी बीच इस गैंग के पुराने डकैत श्री राम सिंह और लाला राम सिंह जेल से रिहा हो गए। उन्होंने गैंग की कमान अपने हाथ में ले ली और विक्रम मल्लाह को मार डाला। श्री राम सिंह और उसके गुंडों ने फूलन देवी को कैद कर लिया और कई दिनों तक उसे यातनाएं दी। लेकिन कुछ समय के बाद फूलन देवी को मान सिंह मल्लाह समेत विक्रम मल्लाह के सभी वफादार साथियों ने मिलकर श्री राम सिंह
सिंह और उसके आदमियों की कैद से आजाद करवा लिया। वहां से छूटने के बाद फूलन देवी ने मान सिंह मल्लाह समेत अपने सभी वफादार साथियों के साथ मिलकर अपना खुद का ग्रुप खड़ा किया। उन्होंने शुरू में तो श्री राम सिंह के आदमियों के डर से चोरी छिपे काम किया, लेकिन जब उनका गैंग मजबूत हो गया तो फूलन देवी निडर तरीके से सामने आने लगी। फूलन का गैंग अक्सर अपर कास्ट खासकर ठाकुरों को अपना निशाना बनाता और उन्हें लूटता। जो भी कमाई होती उससे नए नए हथियार खरीदा जाता था। बेमही गांव में एक शादी थी, वहां सब जश्न में डूबे हुए थे। घर में खुशी का माहौल था और किसी को भी जरा अंदाजा नहीं था कि वहां मौजूद लोगों के साथ आज क्या होने वाला है। सभी की खुशी को आंसुओं में बदलने के लिए फूलन देवी हथियारों से लैस अपने साथियों के साथ वहां पहुंची। फूलन ने सबसे पहले वहां मौजूद लोगों से एक ही सवाल पूछा, श्री राम सिंह और लाला राम सिंह कहाँ हैं? लेकिन वो दोनों शायद फूलन देवी के अटैक के बारे में पहले से जानते थे और वहां से भाग चुके थे। पूरा गांव गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। मीडिया ने फूलन को नया नाम बैंडिट क्वीन दे दिया। चूँकि मारे गए 20 लोगों में से 17 लोग ठाकुर थे, इसीलिए ठाकुर जात के लोगों ने एकजुट होकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहाल करने और फूलन देवी को पकड़ने की मांग उठाई। आगे इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीपी सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। फूलन देवी कुछ के लिए महज एक कुख्यात और बेरहम हत्यारिन थी। जिस बेमही गांव में उन्होंने 20 लोगों को सरेआम गोलियों से भून डाला था, वहां उस जगह पर उन 20 लोगों के नाम से स्मारक बना हुआ है जो फूलन देवी के खौफ और उस घटना की याद दिलाता है। हालांकि हर बार पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ता था, क्योंकि फूलन के गैंग के सभी लोग खाकी वर्दी पहनते थे और वर्दी पर बाकायदा स्टार लगाते थे। इसीलिए जब पुलिस फूलन को पकड़ने आती तो खुद कई बार वर्दीधारियों को देखकर धोखा खा जाती थी। फूलन के कई साथी मारे जा चुके थे और ये कई बार तो वो खुद पुलिस की गिरफ्त में आने से बाल बाल बची थी। पुलिस के साथ इस लुका छिपी के खेल में करीब 2 साल का वक्त बीत गया। फूलन देवी के हाथ न आने से पुलिस उनकी फैमिली को भी परेशान करने लगी थी। एक बार तो पुलिस ने उनकी मां को पकड़कर 5 महीने तक जेल में रखा ताकि फूलन देवी परेशान होकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दें, लेकिन फूलन ने फिर भी ऐसा नहीं किया। कुछ समय बाद जब मध्य प्रदेश पुलिस ने बड़े डकैत मोहर सिंह और माधो सिंह को सरेंडर करवाया तो सरकार चाहती थी कि फूलन देवी भी आत्मसमर्पण कर दे। मलखान के सरेंडर करवाने में एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी की बड़ी भूमिका थी, इसीलिए सरकार ने फूलन को सरेंडर की जिम्मेदारी भी उन्हें ही सौंपी। राजेंद्र चतुर्वेदी ने सबसे पहले मलखान के जरिए फूलन के पास पहुंचने की कोशिश की, लेकिन मलखान इसके लिए तैयार नहीं हुआ। वो नहीं चाहता था कि एक और फेमस डकैत सरेंडर करे और उसे अपने सरेंडर के बाद मिली लाइम लाइट इतना जल्दी खत्म हो जाए। इसके बाद राजेंद्र ने खुद फूलन से मिलने का फैसला किया। 5 दिसंबर 1982 की रात राजेंद्र चतुर्वेदी फूलन के गैंग के एक आदमी को साथ लेकर मोटरसाइकिल से चंबल के बीहड़ों की ओर निकल पड़े। कुछ घंटों के सफर के बाद खेड़न पहुंचकर फूलन के साथी ने राजेंद्र की मुलाकात फूलन के राइट हैंड मान सिंह मल्लाह से करवाई। राजेंद्र को फूलन के पास ले गया, जिसके बाद दोनों की बातचीत शुरू हुई। फूलन ने खुद अपने हाथों से राजेंद्र के लिए चाय बनाई। बातों बातों में राजेंद्र ने फूलन को बताया कि वो उनके घर गए थे। फिर उन्होंने फूलन को उनके परिवार की कुछ तस्वीरें दिखाई और एक रिकॉर्डिंग सुनाई जिसमें उनकी बहन मुन्नी की आवाज थी। ये सुनकर फूलन ने राजेंद्र से सीधा सवाल किया, आप चाहते क्या हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? इस पर राजेंद्र ने कहा, मैं आपका सरेंडर चाहता हूँ। सरेंडर की बात सुनते ही फूलन भड़क उठी और गुस्से में चिल्लाकर बोली, क्या मैं तुम्हारे कहने से सरेंडर कर दूंगी? मैं फूलन देवी हूँ और अगर चाहूँ तो इसी वक्त तुम्हें गोली से उड़ा सकती हूँ। इससे वहाँ का माहौल अचानक गर्म हो गया, लेकिन मान सिंह ने किसी तरह फूलन को शांत करवाया। जब माहौल ठंडा हुआ तो फूलन ने राजेंद्र चतुर्वेदी से पूछा, क्या गारंटी है कि सरेंडर करते ही तुम मुझे गोली नहीं मारोगे? इस पर राजेंद्र ने जवाब दिया, भरोसा कीजिए, मुझे खुद मुख्यमंत्री ने भेजा है। फूलन का विश्वास जीतने के लिए राजेंद्र ने एक प्रपोजल भी दिया कि अगर वो चाहे तो उनका गैंग का कोई भी एक मेंबर जाकर उनके साथ मुख्यमंत्री से मिल सकता है। फूलन देवी पिछले 2-3 साल से पुलिस की कार्रवाई के कारण इधर उधर छिपते छिपाते गुजर बसर कर रही थी। इस दौरान उनके कई साथी मारे जा चुके थे। इसके अलावा उनकी तबीयत भी लगातार बिगड़ रही थी और उन्हें बीहड़ों में जरूरी इलाज नहीं मिल पा रहा था। इन सब वजहों से उन्होंने भी सरेंडर का मन बना लिया था। एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी उन्हें भरोसेमंद इंसान लगे, इसीलिए उन्होंने उनसे सरेंडर के लिए हाँ कह दिया। लेकिन सरेंडर को लेकर उनकी कई शर्तें थी। पहली शर्त ये थी कि फूलन और
और मान सिंह के परिवार को सुरक्षित उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश लाया जाए। उन्हें डर था कि बेमही हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश जाते ही उनकी हत्या कर दी जाएगी। इसके अलावा फूलन चाहती थी कि उनके सरेंडर वाले दिन स्टेज पर महात्मा गांधी और माँ दुर्गा की तस्वीर हो और वो अपने हथियार उनके सामने ही सरेंडर करेंगी। उत्तर प्रदेश पुलिस फूलन देवी के परिवार को जालौन से भिंड लाने की कोशिश की, लेकिन यूपी पुलिस ने एमपी पुलिस पर किडनैपिंग का केस दर्ज कर दिया। इससे फूलन देवी नाराज हो गई और उन्होंने सरेंडर का फैसला वापस ले लिया। इसके बाद 12 फरवरी 1983 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह भिंड जिले में खुद फूलन देवी का सरेंडर लेने पहुँचे। फूलन देवी ने लाल रंग का कपड़ा माथे पर बांधा हुआ था और हाथ में बंदूक लिए वो मंच की तरफ बढ़ने लगी, जहां मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह खड़े थे। सबकी सांसें थमी हुई थीं। लोगों को डर था कि कहीं फूलन देवी यहाँ भी किसी पर गोली न चला दे, लेकिन अगले ही पल फूलन देवी ने अपनी बंदूक माथे पर छुआकर अर्जुन सिंह के पैरों में रख दी। फिर उन्होंने फूलों की एक माला अर्जुन सिंह के गले में और दूसरी माला माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दी। इसी घड़ी फूलन देवी ने डाकू की जिंदगी को अलविदा कह दिया था। सरेंडर के वक्त फूलन देवी के नाम पर मर्डर, किडनैपिंग और लूटपाट के 48 क्रिमिनल केस दर्ज थे। हालांकि 1994 का साल उनकी जिंदगी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। उस समय देश में मंडल कमंडल की पॉलिटिक्स जोरों पर थी। इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने एक दिन सभी को चौंकाते हुए फूलन देवी पर लगे सभी चार्जेस हटा दिए। इसके बाद फूलन एक आजाद नागरिक की तरह रहने लगी। मुलायम सिंह यादव यही नहीं रुके, उन्होंने फूलन देवी के फेम का इस्तेमाल करके बैकवर्ड क्लासेस के वोट पाने के लिए उन्हें समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिया। उसी साल फूलन देवी की जिंदगी पर बैंडिट क्वीन नाम की एक फिल्म भी बनी, जिसे बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर शेखर कपूर ने बनाया था। शादी के कुछ महीनों बाद फूलन और उनके पति ने बहुजन धर्म अपना लिया और खुशी खुशी रहने लगे। अब फूलन देवी को जेल से रिहा हुए करीब 2 साल बीत चुके थे और 1996 में देश में जनरल इलेक्शन होने वाले थे। ऐसे में मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी को समाजवादी पार्टी के टिकट पर मिर्जापुर से इलेक्शन में खड़ा कर दिया। इसे लेकर काफी हंगामा भी हुआ कि एक डकैत को संसद में पहुंचाने का रास्ता दिखाया जा रहा है, लेकिन ये फूलन देवी पर लोगों का भरोसा ही था कि उन्होंने इस इलेक्शन में शानदार जीत हासिल की। कभी अपने अधिकारों के लिए हथियार उठा लेने वाली फूलन अब अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की आवाज संसद में उठा रही थी। मल्लाह कम्युनिटी खुश थी कि पहली बार उनका कोई प्रतिनिधि पार्लियामेंट में पहुंचा था। इसके अलावा वो अव्वल बैकवर्ड क्लासेस ओबीसीज में भी काफी पॉपुलर थी। उन्होंने अपने सांसदीय कार्यकाल में महिलाओं को अधिकार और गरीबों को बेहतर सुविधाएं दिलाने के लिए कई प्रयास किए। हालांकि 1998 में फूलन देवी को बीजेपी के वीरेंद्र सिंह से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अगले ही साल 1999 में हुए इलेक्शन में दोबारा जीत हासिल कर उन्होंने फिर से सत्ता की कुर्सी पर वापसी कर ली। कभी चंबल के बीहड़ों में भटकने वाली फूलन देवी 4 साल से सांसद में थी और उन्हें दिल्ली की अशोक रोड में रहने के लिए सरकारी बंगला मिला हुआ था। अब उन्हें विमेन एम्पावरमेंट का सिंबल तक बताया जाने लगा था, लेकिन उनकी ये पॉपुलैरिटी उनके दुश्मनों से देखी नहीं जा रही थी। 25 जुलाई 2001 की दोपहर करीब 1:30 बजे जब फूलन देवी नई दिल्ली के 44 अशोका रोड स्थित अपने घर के बाहर खड़ी थी, तभी घात लगाए 3 हमलावरों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। उन्हें कुल 9 गोलियां लगी और वो घायल होकर वहीं गिर गई। तीनों हमलावर वहां से भाग निकले। इसके बाद फूलन देवी को तुरंत लोहिया हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। जिस तरह चंबल के बीहड़ों में फूलन देवी का दबदबा था, उसी तरह उनकी हत्या ने देश भर में सनसनी मचा दी। कभी 2 राज्यों की सरकारों को घुटनों पर ला देने वाली फूलन देवी अब दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। फूलन देवी की कहानी सिर्फ एक डाकू से सांसद बनने की नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली एक महिला की है, जिसने अपने हक और सम्मान के लिए समाज के बनाए नियम तोड़ दिए। उन्होंने चंबल के बीहड़ों से संसद तक का सफर तय किया, लेकिन उनका अंत उतना ही दर्दनाक रहा जितनी उनकी जिंदगी। उनकी हत्या ने दिखाया कि राजनीति में दुश्मनी कितनी खतरनाक हो सकती है। फिर भी फूलन देवी का नाम आज भी विमेन एम्पावरमेंट और सामाजिक न्याय की लड़ाई का एक प्रतीक बना हुआ है।